अब देखते हैं खबर 1 मिनट यानी कि 1 मिनट में खबर और साथ ही उसका पूरा विश्लेषण भी। आज रात 8 बजे से 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं। कर्फ्यू आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान कामगारों को अपने कार्यस्थल पर जाने की इजाजत रहेगी। आज और कल सभी शादियां बंद स्थानों के अंदर होंगी, जिसमें सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, जबकि खुली जगह पर शादी में 100 लोग मास्क के साथ शामिल हो सकते हैं। परीक्षा के लिए जाने वाले स्टूडेंट के पास आई कार्ड होना अनिवार्य होगा। परिवहन निगम की बसों में सिर्फ 50% यात्री ही जा सकेंगे। अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। यूपी में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे में 27,357 नए केस सामने आए हैं। राजधानी लखनऊ के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। लखनऊ में बीते 24 घंटे में 5,913 नए केस आए हैं। कोरोना ने प्रशासन में भी हड़कंप मचा दिया है। कई आईएएस और आईपीएस अफसर भी संक्रमित हो गए हैं। डीजीपी एचसी अवस्थी, आईपीएस कमल सक्सेना, ज्योति नारायण, डीआईजी सिक्योरिटी डॉक्टर सुनील गुप्ता, एसएसपी बुलंदशहर, एसएसपी बरेली कोरोना पॉजिटिव हैं। वहीं लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। एसीएस उद्यान मनोज सिंह, एसीएस सचिवालय प्रशासन हेमंत राव और आईएएस कंचन वर्मा भी कोरोना की चपेट में आ चुकी हैं। सरकार के सख्त आदेश के बावजूद ताजनगरी आगरा में लोग बिना मास्क ही घूमते नजर आ रहे हैं। आगरा में हर दिन 300 से ज्यादा कोरोना केस मिल रहे हैं। प्रशासन लगातार लोगों से मास्क पहनने की अपील कर रहा है। इन सब के बावजूद कुछ लोग मास्क न पहनकर खुद के साथ साथ दूसरों को भी खतरे में डाल रहे हैं। वहीं आज डीएम प्रभु एन सिंह की अगुवाई में 4 आईएएस एक साथ सड़क पर उतरे और लोगों से मास्क लगाने की अपील करते रहे। इस दौरान संयुक्त कार्रवाई में न्यू आगरा क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने वाले दुकानदारों की दुकानें 24 घंटे के लिए बंद करा दी गई। संक्रमण को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मास्क को इन्फोर्स ठीक से कराया जाए। विगत 1-2 दिन और हुआ है और आज हमारी जो पुलिस की टीम है विशेष रूप से हर जगह इन्होंने मास्क का अभियान चलाया हुआ है, कर रहे हैं। कोरोना की बढ़ती रफ्तार और रविवार को हो रहे कर्फ्यू के चलते प्रवासी मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया है। अलग अलग राज्य के मजदूर अपने अपने घरों के लिए लौट रहे हैं। लखनऊ से बसों में खचाखच भरे मजदूर अपने घरों को जाने के लिए बेचैन दिखे। पॉलिटेक्निक तिराहे पर बड़ी संख्या में मजदूरों का रेला देखा गया। हालांकि कोरोना के बढ़ते खतरे के साथ पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, इसके चलते भी मजदूर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? प्रजापति। आप यहाँ क्या काम कर रहे थे? मिस्त्रीगिरी काम करते हैं। अभी कहाँ जा रहे हैं? आजमगढ़। आजमगढ़ जा रहे हैं। आपका क्या नाम हुआ? इजहार। आप यहाँ क्या काम कर रहे थे? बस वही काम, सेम। आपका नाम? आपका क्या नाम हुआ? शिवनाथ। आप यहाँ क्या काम कर रहे थे? कहाँ जा रहे हैं? गाँव कहाँ हुआ? आजमगढ़। कुंभ पर अखाड़ों के बीच जारी घमासान में पीएम मोदी ने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी से फोन पर बात की। पीएम ने महामारी को देखते हुए कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील की। पीएम ने ट्वीट में लिखा, आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से आज फोन पर बात की। मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। वहीं जूना अखाड़े ने भी मेले को सांकेतिक रखने की बात कही, साथ ही नियमों के साथ मेला जारी रखने की भी बात कही। यहाँ पर सभी स्नान संपन्न हो चुके हैं, भले प्रकार हुए हैं। अब एक स्नान रहता है तो उसमें प्राय जितने भी अखाड़े प्रतीकात्मक जाते रहे। अब तक की परंपरा यही रही है। उधर उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि कुंभ में नियमों का पालन हो रहा है और 30 अप्रैल तक स्नान होगा। कुंभ तो यथावत जो है 30 तारीख को समाप्त होगा। उसमें 27 तारीख का विशेष स्नान है। सभी संतों से आग्रह है, जो जाना चाहते हैं, वो वाइंड अप करना चाहते हैं, वो स्वतंत्र हैं। बता दें कि निरंजनी अखाड़ा पहले ही कुंभ समापन का ऐलान कर चुका है। पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया है। आज और कल प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर सकते हैं। इसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बांदा में 8 ब्लॉक और जिला पंचायत के नामांकन करने वाले प्रत्याशियों का जमावड़ा सुबह से ही देखने को मिला। 30 जिला पंचायत की सीटों के लिए 800 प्रत्याशियों ने अब तक नामांकन पर्चा खरीदा है। पुलिस भी नामांकन से लेकर चुनाव तक को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने की कोशिश में जुटी है। बस्ती में भी 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। उसके लिए आज 14 ब्लॉकों पर प्रधान और बीडीसी का नामांकन शुरू किया गया। नामांकन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में प्रत्याशी नामांकन करने के लिए पहुंचे। नामांकन करने पहुंचे कैंडिडेट्स ने कोविड-19 के नियमों का जमकर उल्लंघन किया। वहीं सीडीओ राजेश प्रजापति ने कहा कि भीड़ ज्यादा होने की वजह से पुलिस बल लगाया गया है। कोशिश है कि लोग नियमों का पालन करें। जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन विकास भवन में हो रहा है। वहाँ भी हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। रूट डाइवर्जन की प्रक्रिया भी लगाई गई है ताकि जो भी गाड़ियाँ आ रही हों उनको सही गंतव्य तक भेजा जा सके।
आजमगढ़ में पंचायत चुनाव का प्रचार कर रहे बीएसपी के अधिकृत प्रत्याशी अरुण कुमार मिश्रा पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और असला लहराते हुए फरार हो गए। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी की गाड़ी के शीशे टूट गए और उनके समर्थक मामूली रूप से घायल हो गए। वहीं प्रत्याशी ने एसपी सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री के बेटे पर हमला करवाने का आरोप लगाया है। अरुण कुमार मिश्रा निजामाबाद विधानसभा क्षेत्र के सेठवल जिला पंचायत क्षेत्र के प्रत्याशी हैं। घटना के बाद से ही क्षेत्र में तनाव पसरा हुआ है। हमारे विरोधी हैं, हमारे एप्लीकेशन देने से पहले वो थाने पे कैसे बैठे थे? 1 घंटे पहले से थाने पे बैठे थे, तो कहीं न कहीं तो शक तो हो ही रहा है, हमारे पे हमला हो रहा है। और उनके जो लोग समर्थित लोग हैं फेसबुक पे डाल रहे हैं कि लालू मिश्रा पे हमला हुआ था और सहानुभूति में लालू मिश्रा के साथ घटना की निंदा करने के लिए प्रमुख जी भी वहाँ थाने पे गए थे। अलीगढ़ के अतरौली इलाके में पेडरा गांव में एक पोता अपनी दादी के लिए राक्षस बन गया। मोबाइल रिचार्ज के लिए रुपया न देने पर पोते ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर दादी की हत्या कर दी। 2 अप्रैल को हुई हत्या को हार्ट अटैक से मौत का होना बताया गया, जिसके बाद परिजनों ने बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार भी कर दिया, लेकिन बाद में पुलिस की जाँच में खुलासा हुआ। तीनों आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। सूत्रों से ज्ञात हुआ कि उसकी हत्या पोते ने ही अपने दोस्तों के साथ गला दबा के की थी, क्योंकि वो दादी उसकी जो है वो उसकी डिमांड की पूर्ति नहीं कर पा रही थी। जैसे वो मोबाइल मांग रहा था तो उसकी दादी नहीं दिलवा रही थी। इसी गुस्से में आके उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर दादी की हत्या कर दी। सहारनपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी। मामला रामपुर मनिहारन क्षेत्र का है, जहां के इस्लामपुर गांव के संदीप ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी संदीप मानसिक रूप से बीमार बताया जा रहा है, जिसका इलाज भी चल रहा था और घरेलू झगड़े की वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इस्लामनगर गाँव में एक व्यक्ति ने अपनी खुद की पत्नी की हत्या कर दी। गले में धारदार हथियार के चोटें आई है उसको। सूचना मिलते ही तत्काल बॉडी को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जो आरोपी उसका पति था संदीप सैनी, उसको तत्काल गिरफ्तार कर लिया। मुजफ्फरनगर में इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस जीप से गाड़ी का पीछा कर रही होती है, लेकिन तेज रफ्तार के चलते बिजली के पोल से टकरा जाती है, जिससे पोल में एक जोर का धमाका होता है। ये घटना पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि कैसे पुलिस की जीप पोल से टकराती है और धमाके के बाद पोल से चिंगारी निकलने लगती है। हादसे में पुलिस के सिपाही को मामूली चोटें आ जाती हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी सवार कुछ बदमाश एक शराब की दुकान में चोरी की फिराक में थे, जिसका पुलिस पीछा कर रही थी। पुलिस ने उनकी जाके घेराबंदी की, लेकिन वो घेराबंदी को धता बता के भाग निकले बदमाश। और इसी बीच चेजिंग करने के परिप्रेक्ष्य में हमारी जो पुलिस की जीप थी वो एक बिजली के खंभे से टकरा गई। इसमें कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। लखीमपुर खीरी में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ 3 सगे व्यापारी भाइयों की शुक्रवार शाम संदिग्ध मौत हो गई। इस मुश्किल घड़ी में कोई भी शवों का अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं हुआ। ऐसे में कुछ समाजसेवी लोगों ने चंदा इकट्ठा कर एम्बुलेंस से शवों को पहले अस्पताल भिजवाया और फिर शमशान घाट। शनिवार सुबह 2 भाइयों का अंतिम संस्कार किया गया। हालांकि तीनों व्यापारी भाइयों की मौत किस कारण हुई, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। शुक्रवार सुबह सबसे पहले छोटे भाई अतुल की मौत हुई, जिसका अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन शाम को ही मंझले भाई अनिल ने भी दम तोड़ दिया और रात होते होते बड़े भाई सुशील की भी मौत हो गई। इसके बाद मोहल्ले वाले भी गमगीन तो हैं, लेकिन साथ ही डरे हुए हैं। उधर एक ही घर में 3 मौतों के बाद परिजनों में हाहाकार मच गया। दोनों भाई आज एक 10 बजे हुए, एक रात को 2:30 बजे और सबसे छोटे वाले देवर 4 बजे। मतलब 12 घंटे के अंदर तीनों 12 घंटे के अंदर तीनों लोगों की डेथ हो गई। प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव की वोटिंग नजदीक आते ही हिंसा भी शुरू हो गई है। चुनावी रंजिश में युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जेठवाड़ा थाना के फूलपुर गांव में बीडीसी चुनाव के प्रचार के दौरान 2 पक्षों में मारपीट और फायरिंग हो गई। वहीं युवक वाहिद की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि एक और शख्स गोली लगने से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक इलाज के बाद प्रयागराज रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है बीडीसी प्रत्याशी हसीना बेगम के पति और परिजन गांव में चुनाव प्रचार कर रहे थे, तभी गांव में दूसरे प्रत्याशी वसीम भी पहुंच गए, जिससे दोनों का काफिला आमने सामने आ गया और समर्थकों में नारेबाजी के बाद फायरिंग भी हो गई। 2 पक्षों में वाद विवाद हुआ था, जिसमें फायरिंग की गई और फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हो गया, बाद में उसके हॉस्पिटल में मृत्यु हुई। इस संबंध में उसके परिजनों द्वारा तहरीर दे दी गई और अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास हो। उत्तराखंड के पूर्णागिरी धाम में शनिवार को 4G सर्विस की शुरुआत हो गई।
जियो की तरफ से संचालित की जा रही 4G सेवाओं का सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली शुभारंभ किया। उन्होंने पूर्णागिरी धाम में 4G सेवाओं को शुभारंभ के लिए मुकेश अंबानी और जियो परिवार का धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कोरोना महामारी के वक्त मोबाइल और डेटा कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है। छात्रों की पढ़ाई, मध्यम और लघु उद्योग के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के लिए ये आवश्यक होता है, उन्हें मोबाइल की अच्छी सुविधा मिल सके। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डिजिटल इंडिया की परिकल्पना साकार हो रही है। पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से नेटवर्किंग से जोड़ा गया है।